हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज हमने जो एक वीडियो किया था सुबह, उसका कुछ पार्ट किसी प्रॉब्लम की वजह से रह गया था, थोड़ा सा पार्ट रह गया था। जो मैं करवाना चाह रही थी वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए उसका थोड़ा सा जो पार्ट रह गया था वो मैं अभी कंप्लीट करवा देती हूँ आपको। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि परितंत्र क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। उसके बाद में उसके नियम बताए थे मैंने। और नियम बताने के बाद मैंने आपको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और ये सब बता दिया था। उसके बाद में हम बात चल रही थी हमारी, पारितंत्र किस टाइप के होते हैं, वन्य होते हैं। तो वन्य के बारे में मैंने आपको बता दिया था किस किस टाइप के जो वन्य हैं होते हैं। उष्ण कटिबंधीय होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, टैगा होते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती होते हैं। तो ये सब टाइप मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में आता है हमारा घास स्थलीय परितंत्र। तो घास स्थलीय परितंत्र का विकास है वो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वर्षा है वो वनों के लिए अपर्याप्त होती है, लेकिन मरुस्थलीय भागों में होने वाली वर्षा से ज़्यादा होती है। और घास स्थल दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण और एक उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण भूमियाँ क्या होती है, जो शीतोष्ण कटिबंध होते हैं उसमें महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। और घास भूमियों में सरीसृप जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं या रेंगने वाले जो प्राणी मिलते हैं वो पाए जाते हैं इसमें। और ज़मीन पे जो घोंसला बनाने वाले जो पक्षी होते हैं, ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स होते हैं या चरने वाले जो स्तनधारी होते हैं, वो इसमें मिलते हैं शीतोष्ण घास में। उसके बाद आता है उष्ण घास भूमियाँ। तो उष्ण घास भूमियों में क्या होता है कि भूमियाँ हैं वो मध्य अफ्रीका और ब्राज़ील और प्रायद्वीपीय भारत के उष्ण भागों में, उष्ण मतलब गर्म भागों में पाई जाती है। और ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाई जाती है। और उष्ण घास है वो भूमियों में जिराफ हो गया, हिरण हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, शेर, हाथी, ये सब चीज़ें पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, जिराफ, हिरण, शुतुरमुर्ग, शेर और हाथी ये कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण में पाए जाते हैं। और शीतोष्ण में मैंने अभी अभी आपको बताया था। मरुस्थलीय पारितंत्र और इसमें एक पाई जाने वाली जो घास है उसको हाथी घास विशेष रूप से उल्लेखनीय माना गया है। हाथी घास उसका नाम है, जिसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। उसके बाद आता है मरुस्थलीय परितंत्र। मरुस्थलीय परितंत्र में क्या होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम। इसका निर्माण कैसे होता है, कम वार्षिक वर्षा। तो जहाँ पे कम वर्षा होगी वहाँ उस तापमान भी होगा, तो उस तापमान वाले क्षेत्रों में और कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। मरुस्थलों की उत्पादकता वो प्रत्यक्ष रूप से वर्षा की मात्रा पे निर्भर करती है। तो परितंत्र तापमान के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांट सकता है। तो एक उष्ण मरुस्थल और एक शीत मरुस्थल। अब उष्ण मरुस्थल कौन सा होता है, जहाँ पे गर्म इलाका रहता है, बहुत गर्मी पड़ती है, वो उष्ण में आ जाएगा। शीत मरुस्थल क्या होता है कि वहाँ टेम्परेचर तो कम रहता है लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उसको शीत मरुस्थल भी बोलते हैं। तो उष्ण मरुस्थल में उच्च दाब पेटी में महाद्वीपों के पश्चिम भागों में ये पाया जाता है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी के। और उष्ण मरुस्थलीय वनस्पतियाँ हैं वो उष्ण और शुष्क परिस्थितियों से अनुकूलन हेतु अनेक उपाय अपनाती, जैसे पत्तियों का अभाव या छोटी पत्तियां, झाड़ियों की प्रधानता, गहरी और विस्तृत क्षेत्र में फैली जड़ें, कांटेदार वनस्पति। तो जहाँ भी उष्ण मरुस्थल होगा वहाँ पे कांटेदार झाड़ियों और छोटी पत्तियों वाले जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको कम वर्षा की आवश्यकता होती है। फिर आता है हमारा शीत मरुस्थल। ये मध्य अक्षांशों की बात हो रही है, में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित वृष्टि जो छाया क्षेत्र होता है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है लेकिन टेम्परेचर कम होता है, जैसे लद्दाख है, लेह है, कारगिल है, लाहौल स्पीति है, ये घाटी है, ये शीत मरुस्थल के उदाहरण है। यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, लेकिन टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो इस वजह से इसको शीत मरुस्थल बोला जाता है। मरुस्थल इसलिए कि वहाँ वनस्पति नहीं होती है बारिश नहीं होने की वजह से, लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन है तो वहाँ वनस्पति नहीं होती है। और कुछ कुछ भागों में झाड़ियाँ मिलती हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, शीत मरुस्थलीय भाग अत्यधिक कम तापमान के कारण किसी प्रकार की वनस्पति उगने के अनुकूल नहीं होते, हालांकि कुछ छितराई हुई झाड़ियाँ मिल जाती है। उसके बाद आता है जलीय परितंत्र। जल में व्यापक या जल को, जैसे स्थल वाला हमने कर लिया था, उसके बाद में हमारा आया घास स्थल वाला आ गया, और अब आ गया हमारा जलीय। ठीक है, तो जल में व्याप्त, जैसे मेन तो होते हैं स्थल और जल वाले। तो स्थल में तो घास वगैरह आ जाती है, घास या मतलब ये भी जो मतलब घास स्थल हो गए या वनस्पति होगी या वनीय हो गए। लेकिन दूसरा आता है हमारा मेन जलीय पारितंत्र। जल में क्या होती है, झीलें होगी, आर्द्र भूमि आ जाती है हमारी, या नदियाँ आ जाती है, नाले, समुद्र जो भी है। तो जल में व्याप्त या जल को आवास के रूप में प्रयोग करने वाले पारितंत्र को जलीय पारितंत्र कहते हैं। और जलीय पारितंत्र का विभाजन जल में विद्यमान लवण की मात्रा के आधार पर, अगर जल खारा होगा तो वहाँ वनस्पति कम उग पाएगी, और जल मीठा होगा तो वनस्पति है उसकी प्रधानता रहेगी। तो इसलिए ये लवण की मात्रा पे निर्धारित किया जाता है। जलीय पारितंत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी तल का लगभग 70% भाग है वो महासागरीय है, और उसमें उतनी ही प्रजाति विविधता, मतलब प्रजातियां भी बहुत पाई जाती हैं, जितनी कि थलीय बायोमों में। सागरीय परितंत्र को विभिन्न आधारों पर अलग अलग रूपों में विभाजित किया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से सागरीय परितंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अंदर का नितलीय जो बायोम होता है वो, और एक पैलेजिक मतलब ऊपर वाला हिस्सा है जो जो कम गहराई में होता है, तो उसको मान सकते हैं हम। आगे हमारा आता है नेक्स्ट
इस आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तटतल बायोम और एक खुला सागर बायोम। इसी प्रकार सागरीय जीवों को उनके आवास के आधार पर 3 कोटियों में, एक प्लैंकटन हो गए, एक नेक्टन हो गए, एक बेंथस हो गए। ये साइंस के वर्ड है, तो इनको बस सिर्फ आप इतना ही याद रखना कि 3 भागों में उनको बांटा गया, एक प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथस। उसके बाद आता है नदी झील परितंत्र। जो लेक होता है ये एक विस्तृत जलाशय माना जाता है जो चारों ओर से घिरी होती है। इसके अंदर अधिकतर पौधे हैं वो शैवाल के रूप में होते हैं, क्योंकि वो हरी हरी जो काई जम जाती है उसको हम शैवाल बोलते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा ऊर्जा प्राप्त करके उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सूर्य से प्रकाश ले लेते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करके उसको क्या करते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और झील में बहुत से शाकाहारी जो जीव होते हैं या मछलियाँ पाई जाती है, तो मछलियाँ हैं वो कैटफिश होती है, मलमूत्र होती है या मरे हुए प्राणियों के ऊपर आधारित रहती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बॉटम फिश भी कहते हैं। उसके बाद आता है वेटलैंड। पानी से सैचुरेटेड या भूभाग को आर्द्र भूमि कहते हैं, जिसमें मतलब हमेशा नमी छाई रहती है। कई भूभाग वर्ष भर आर्द्र रहते हैं, मतलब ठंडे रहते हैं या पानी वाले रहते हैं, गीले रहते हैं। अन्य कुछ विशेष मौसम में जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र जो भूमियां है वो अत्यंत संवेदनशील रहती है और विशेष प्रकार की वनस्पतियां ही आर्द्र भूमि पर उगने और फल फूलने के लिए अनुकूलित होती है। जैसे मैंग्रोव वन हो गए, सुंदर वन हो गए, इनमें पाए जाने वाला सुंदरी वृक्ष है जो ये वनस्पति होगी। ईरान के रामसर शहर में क्या हुआ, वर्ष 1971 में पारित एक अभिसमय के अनुसार आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान है जहाँ वर्ष में 8 माह पानी भरा रहता है। रामसर शहर में, ईरान का रामसर शहर है, उसमें 1971 में एक पारित हुआ था एक अभिसमय। तो उसके अनुसार में क्या है, आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान है, मतलब एक बिल टाइप का ऐसे पारित किया गया था वहाँ पे। तो उन्होंने बताया था कि आर्द्र भूमि ऐसा स्थान है जहाँ वर्ष में 8 माह, मतलब 12 महीनों में से 8 महीने वहाँ पानी ही भरा रहता है, तो उसको हम वेटलैंड कहते हैं। वेट से आपको पता ही है कि गीला, और लैंड से मतलब भूमि। उसके बाद आता है परितंत्र पे कारकों का प्रभाव। किस चीज़ का प्रभाव परितंत्र के ऊपर, इकोलॉजी सिस्टम या इको सिस्टम के ऊपर पड़ता है। तो हरे पौधे के लिए प्रकाश आवश्यक है, जिसके द्वारा वो प्रकाश फोटोसिंथेसिस करते हैं। सभी प्राणी क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों द्वारा निर्मित भोजन है वो पदार्थ पर ही निर्भर होते हैं, निर्मित जो भोजन पदार्थ होते हैं उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। तो सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो सौर ऊर्जा या ऊर्जा का प्राथमिक और अनवरत स्रोत है। उसके बाद आता है वर्षण। अधिकांश जीव है वो सीधे या परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से वर्षण पर निर्भर रहते हैं। अब वर्षण में क्या क्या हो सकता है, जो मतलब ऊपर से बरसने वाला, अब वो कोहरा भी हो सकता है, वो वर्षा भी हो सकती है, वो बर्फ भी हो सकती है, वो ओले भी हो सकते हैं, तो उसको वर्षण कहा जाता है, जो किसी न किसी रूप में धरती के ऊपर आ गिरा तो ये वर्षण हो जाएगा, मतलब बरसता है ये। उसके बाद में आता है तापमान। ये पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है जो जीवों की उत्तरजीविता को व्यापक रूप से, मतलब उनको सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बहुत प्रभावित करता है। जीव अपनी वृद्धि हेतु एक निश्चित सीमा तक के तापमान को बर्दाश्त कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और बहुत ज़्यादा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मतलब 50 के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमें बर्दाश्त करना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो उस सीमा से कम या अधिक तापमान की स्थिति में जीवों की वृद्धि है वो रुक जाती है। उसके बाद आता है हमारा आर्द्रता और जल। अनेक पौधों और प्राणियों के लिए वायु में नमी का होना अति आवश्यक है, और वे ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। अब कुछ प्राणी क्या होते हैं, केवल रात में अधिक सक्रिय होते हैं। जब आर्द्रता अधिक होती है तो जलीय आवास पर रसायन और गैस की मात्रा में होने वाला जो परिवर्तन है और गहराई में अंतर आने पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर आता है परितंत्र की कार्य प्रणाली। अब परितंत्र की कार्य प्रणाली कैसे काम करती है। परितंत्र क्या होता है, हमेशा क्रियाशील रहता है। क्रियाशील मतलब जीव जंतु ये हमेशा क्रियाशील रहते हैं। तो कार्यात्मक स्वरूप के अंतर्गत क्या होता है, इसमें ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व है उनका प्रवाह सम्मिलित होता रहता है। एक दूसरे से ऊर्जा एक दूसरे में आती रहती है, जो सामूहिक रूप से प्रत्येक तंत्र को परिचालित करते हैं, और ये संपूर्ण क्रिया एक चक्र के रूप में चलती रहती है। तो इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है और या जैव, इस ऊर्जा के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, जैसे शुरू में क्या होता है, किसी ये पौधा हुआ, इस पौधे को किसी मतलब जानवर ने खाया, उसको अगले ने खाया, उसको अगले ने खाया, उसको अगले ने खाया, फिर डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होकर खाद बन गई, उसके बाद वो खाद फिर पौधों में लगी, ऐसे करके ये एक चक्कर चलता रहता है। तो इस चक्कर को क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्कर। ठीक है, तो इस चक्कर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह, अब एक जो पौधे हैं इसकी ऊर्जा किस में आई, शाकाहारी के अंदर आई। तो मान लिया इसने 100% ऊर्जा थी इस एक पौधे के अंदर, जैसे ये कोई पेड़ है तो इस पेड़ के अंदर कितनी थी, 100% एनर्जी थी। इसने हरे पौधे मतलब हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसने अपनी ऊर्जा बना ली, अपना भोजन बना लिया। इसको किसी शाकाहारी जीव ने खाया, तो उसके अंदर क्या होता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, तो क्या होता है, इसमें 90% एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, और इस
शाकाहारी जीव को 10% ही मिल पाएगी। उसके बाद ये इसको कोई अगला खाएगा, उसका 10% इसको मिल पाएगा, उसके बाद उसको अगला खाएगा, उसको उसका 10% उसको मतलब मिल पाएगा। इस तरह से चलता रहता है। तो इसका 10% का नियम बोलते हैं इसको। तो ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है वो मुख्य एक कार्य है या फंक्शन है, और ये एक दिशा होता है, एक दिशीय होता है, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब एक दिशीय होता है। ये ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? उष्मागतिकी के दो मूल नियमों के ऊपर काम करता है। एक पहला तो ये है कि ऊर्जा ना तो निर्मित होती है ना ही नष्ट होती है, बल्कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर ये ट्रांसफॉर्म होती रहती है। मतलब उष्मा गति का प्रथम नियम तो यही कहता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो ऊर्जा है वो वेस्ट होती जाती है, मतलब उसका लॉस होता जाता है। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के प्रवाह के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है। और लिंडमैन क्या कहते हैं कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो 10% भाग ही स्थानांतरित हो पाते हैं, 90% ऊर्जा है वो व्यर्थ हो जाती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 10% का जो ऊर्जा का नियम है वो किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था इसको, ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र का नाम किसने? एजी टेंसले ने दिया 1935 में। और इकोलॉजी का नाम है वो किसने दिया था? वो दिया था अर्नेस्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 10% ऊर्जा का नियम का जो प्रवाह का नियम है वो किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। तो इसके देखो ये इसमें दिखाया गया है। पहले सूर्य सौर विकिरण आया, पौधों पे पड़ा, पौधों ने भोजन बनाया, उसको शाकाहारी ने खाया, शाकाहारी से मांसाहारी ने खाया, मांसाहारी से फिर आगे खाया, द्वितीय मांसाहारी ने खाया। इस तरह से करके इसमें ऊर्जा प्रवाह है वो चलता रहता है। और इसी चक्र को बोलते हैं भू रासायनिक चक्र। तो ये अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था में परिवर्तन करना, मतलब अजैविक जो तत्व है उसको जैविक में परिवर्तन करना, और फिर उसको जैविक के अजैविक, मतलब ऐसे चक्कर चलते 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 लास्ट में फिर जैविक अजैविक ऐसे, मतलब इनका चक्कर चलता है आपस में जाकर के कि डीकम्पोजर होने के बाद फिर वो पौधों को खाद मिल जाती है उसकी। मरे हुए जो कीट पतंगे होते हैं वो मतलब पृथ्वी के अंदर एक खाद का रूप काम करते हैं और वो फिर पौधों को मिल जाती है। इस तरीके से ये चक्कर चलेगा। सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र अपने अंतर्गत पोषक रसायनों को जैविक अवयवों में संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रखते हैं, किंतु प्राणी या पादप के विनाश के पश्चात उनके विनियोजित होने, सड़ने या गलने पर पोषक है वो तत्व मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार रासायनिक तत्वों का निर्माण, उपयोग, विघटन और विनियोजन और मुक्त होना एक चक्रीय क्रम है वो चलता रहता है। मेन आपको यही समझना है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। तो जैविक और अजैविक जो आपस में इनका एक ऊर्जा का प्रवाह का जो एक चक्र चलता रहता है आपस में, तो इसी को ही एक चक्रीय क्रम जो चलता रहता है, मतलब विघटन होता रहता है या विनियोजन होता रहता है, मुक्त होना रहता है, ये क्रम चलता रहता है, इसको बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। उसके बाद आता है हमारा परितंत्र की उत्पादकता। किसी भी परितंत्रिक तंत्र में स्वपोषित जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं एक प्रति इकाई समय में, एक प्रति इकाई टाइम में कितनी ऊर्जा वो स्टोर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। उन्होंने कितनी उत्पादन किया, कितना उत्पादन किया, एक प्रति इकाई टाइम के अंदर कितना उत्पादन किया, तो उसे परितंत्र की उत्पादकता बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है? एक इसमें होते प्राथमिक उत्पादकता, और प्राथमिक उत्पादकता में, और दूसरे होते हैं द्वितीय उत्पादकता। तो प्राथमिक में क्या होता है? किसी जो इकोलॉजी सिस्टम है इसके अंतर्गत पोषण स्तर में जो स्वपोषित पौधे होते हैं वो ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। जो स्वपोषित पौधे जो अपनी ऊर्जा बनाते हैं उसको प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी प्राथमिक उत्पादकता है वो सूर्य विकिरण की मात्रा पर आधारित होती है, और सूर्य विकिरण और प्राथमिक उत्पादकता का वो आपस में है वो सीधा संबंध या धनात्मक संबंध होता है। और ये दो प्रकार की होती है, एक सकल प्राथमिक उत्पादन और दूसरा शुद्ध। तो ये इतना आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। अब द्वितीयक में कौन से आते हैं? उपभोक्ताओं की पोषण रीति पर जिस दर से भोज्य ऊर्जा का उपाच्य होता है उसे द्वितीय उत्पादकता कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। तो वो क्या होती है कि इस भोजन का उपयोग है वो उपभोक्ता जीव भार के लिए हुआ है, और प्राथमिक उत्पादकता का परिणाम है उत्पादक की प्रकाश संश्लेषण क्षमता और पर्यावरणीय जो स्थिति है, तापमान और मृदा नमी के ऊपर निर्भर करता है। तो उपभोक्ताओं की जो पोषण रीति पे जिस दर से, जिस तरीके से या जिस दर से, जिस रेट से उस ऊर्जा का मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। बस आपको यही याद रखना है, एक प्राथमिक उत्पादकता, एक द्वितीयक उत्पादकता। वैसे मेन तो आपका वही था, गति के नियम वाला था। उसके बाद में आता है बायोमास। कई बार बायोमास में पूछ लिया जाता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधे, प्रति इकाई क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, जीवित पौधे, जंतु,
सूक्ष्म जीव समस्त जीवित पदार्थों के स्कल भार और उनकी स्कल भार या उनकी मात्रा को बायोमास, जैसे एक द्रव्यमान हो गया ना, उनकी बॉडी का जो भार हो गया, उसको माना जाता है जिसमें जो मटेरियल है, इसे शुष्क भार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जंतु और पादप है वो बायोमास की अलग अलग नाप भी की जा सकती है, साथ ही इन्हें अलग अलग रूपों में प्रदर्शित भी किया जा सकता है। उसके बाद आता है पारिस्थितिक पिरामिड्स। पिरामिड्स की बात हम कल करेंगे। एक जीव संख्या का पिरामिड होता है, एक जैसे जैव भार का पिरामिड होता है, एक वृक्ष का पिरामिड होता है, जैसे उल्टा बनता है या सीधा बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको कल करवाऊंगी, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पारिस्थितिक पिरामिड है, वो कल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और इसमें ये ही पूछा जाता है कि जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है या सीधा भी बनता है। जैसे 2 प्रकार के भी बनते हैं। जैव भार का पिरामिड कैसे बनता है, जनसंख्या का कैसे बनता है, वो सब चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। जलीय पिरामिड कैसे बनता है, वो सब चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। आज बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को बहुत अच्छे से स्किप नहीं करना, कुछ भी पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है, और पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।